हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हो, आपका वर्ण विचार चला हुआ था और वर्ण विचार पे आपने टॉपिक कर लिया था स्वर। स्वर का एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके बारे में आज बात कर लेंगे। स्वर में हमने जान लिए थे हास्य स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर, संधि स्वर और भाई आपके परलुप्त स्वर क्या होते हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। अगर बात करी जा परिभाषा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और परलुप्त स्वर। अगर बनावट के आधार पर देखे जाए तो बनावट के आधार पर कुल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजातीय का मतलब होगा जिन्हें तोड़ मरोड़ कर नहीं बनाया जाता, वे सजातीय कहलाते हैं। जिन्हें एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे आ, ई, यहीं पे, ये विजातीय होंगी। अगर आप ज़्यादा डिटेल, ठीक है, हाँ। अब ध्यान रखिए, यदि आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम फिलहाल बात करने वाले हैं स्वर के आधार पर। स्वर एक टॉपिक बचा हुआ था आपका, अनुनासिक स्वर क्या होता है, अनुस्वर क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। कर लेते हैं बात। एक टॉपिक डालें स्वर का। वैसे स्वर होते कितने हैं? 11। लेकिन अगर कुल स्वर की बात करता है, कुल स्वर कितने होते हैं? 13। क्यों? क्योंकि 2 अलग से आ जाते हैं, एक तो अणे और एक अंगे। लेकिन यूज हमेशा 11 ही किए जाते हैं। यदि कुल की बात करेगा तो ये आएंगे आपके पास। अब इसके बाद आप हेडिंग डालें अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है? अनुनासिक स्वर, उसके बारे में जानिए। इसके साथ साथ ये 2 हेडिंग और लिखें, अनुस्वर और एक विसर्ग। विसर्ग से आप परिचित होंगे, आपको पता भी होगा विसर्ग क्या होता है। बात कर लेते हैं। देखो, अनुनासिक स्वर क्या होता है? जब चंद्र बिंदु आता है, चंद्र बिंदु आता है किसी शब्द के ऊपर, तो इसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे सीधा सीधा आप जानते होंगे, चंद्र बिंदु चांद से ही उठकर आया है, चांद के ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? ये जो मात्रा कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? अनुनासिक स्वर कहलाएगी। समझ आ रहा है आपको? आगे अनुस्वर की बात कर लेते हैं। अनुस्वर क्या होता है? अनुस्वर में अगर केवल अंक की बिंदी होती है, अंक की बिंदी होती है, तो ये क्या कहलाती है? अनुस्वर कहलाती है। अगर चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक कहलाएगा, अंक की बिंदी है तो अनुस्वर कहलाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये अपवाद भी होता है, अपवाद का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये किसी शब्द के ऊपर आ जाती है तो इसको भी क्या कहा जाता है? अनुनासिक स्वर ही कहा जाता है। फिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन भाइयों ऐसे बनेगा, आपको ऐसे लिख के देगा केवल और पूछेगा ये वाली मात्रा क्या कहलाएगी, तब आप बोलोगे ये आपकी मात्रा अनुस्वर कहलाएगी। अगर ये किसी शब्द के ऊपर आ रही है, जैसे अंक हुआ और क्या हो सकता है? मयंक हुआ, इन शब्दों के व्यंजक हुआ, इन शब्दों के ऊपर क्या आ रही है? अंक की बिंदी आ रही है, तो अंक की बिंदी भी क्या कहलाएगी? अनुनासिक कहलाएगी। अगर ये विशेष तौर से इस तरीके से डंडा खींच के और आपको दिया हुआ है इस तरीके से, बताइए ये वाली मात्रा क्या कहलाएगी, तो अब आप कह सकते हो ये अनुस्वर कहलाएगी। विसर्ग ये सबसे आसान है, जैसे आपने पढ़ा होगा, अतः। किसी भी अक्षर के पीछे अगर 2 बिंदु लगे हुए मिले हैं तो उन्हें क्या कहेंगे आप? विसर्ग कहेंगे। समझ आ रहा है? अरे ये बात क्लियर है? चलते हैं आज का टॉपिक जो व्यंजक शुरू होने वाला है। इनको रफ कर दिया जाए, चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में व्यंजक के बारे में। टॉपिक डालें व्यंजक। एक तो ये कन्फ्यूजन अपना दूर करें, व्यंजक क्या होता है या व्यंजन होता है? व्यंजक भी हो सकता है और व्यंजक भी हो सकता है, तो दोनों बात एक ही है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहली बात तो ये बात करो, वर्णमाला में अगर हम बात कर ले, वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? वर्णमाला में कुल अक्षर 52 होते हैं। अंग्रेजी की बात करी जाए तो 26 होते हैं।
वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की बात करी जाए, स्वर और व्यंजन की बात करी जाए तो वर्णमाला में स्वर होते हैं कितने? स्वर होते हैं सर 11। कुल स्वर की बात करी जाए तो कितने होते हैं? 13। अगर स्वर इतने हैं तो व्यंजक कितने होंगे भाई बताइए जरा। अगर मैं 13 मान लेता हूँ तो कितने होंगे बताइए जी, कितने होंगे? 41। ठीक है। ये व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजनों की बात कर रहे हैं। व्यंजक होते हैं आपके 3 प्रकार के। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक बार इसकी परिभाषा जरूर लिख ले, व्यंजक होते क्या है? परिभाषा अगर आपने रिवाइज कर लिया हो तो सबसे पहले स्वर की परिभाषा बताइए। स्वर क्या होते हैं? वे सभी अक्षर जिन्हें बोलने के लिए किसी और अक्षरों की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे सभी अक्षर जिन्हें बोलने के लिए वायु नहीं रुकती, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे सभी अक्षर जो पूर्ण रूप से आज़ाद होते हैं, किसी अन्य अक्षर पर आज़ाद नहीं होते, किसी अन्य अक्षर पर निर्भर नहीं करते, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजक की परिभाषा यहाँ से ही चलेगी। वे सभी अक्षर जिन्हें बोलने के लिए किसी न किसी अक्षर की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, क्या कहलाते हैं? व्यंजक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये रहा के, आपने पढ़ा, अगर ध्यान से पढ़ो तो पता लगे कि इसमें क्या आ रहा है? के, क्या आ रहा है? के। अगर इसमें से ए को अलग कर लिया जाए तो आधा के बनेगा, और आधा के ऐसे भी लिखा जाता है। सपोज डैट एक किसी बच्चे ने लिखा क्या, उसने तो ऐसे लिख दिया। दूसरे बच्चे ने लिखा क्या, क्या आप कह सकते हो कोई अक्षर गलत है? नहीं जी, दोनों अक्षर सही है, लेकिन ये सब शब्द चला जाएगा हिंदी में और वो शब्द चला जाएगा आपका संस्कृत में। संस्कृत में हलंत का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, जहाँ पर भी हलंत का प्रयोग किया जाएगा, जिस अक्षर के नीचे हलंत का प्रयोग किया जा रहा है वो अक्षर ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? आधा माना जाएगा। ठीक है, आते हैं परिभाषा पे बात करेंगे। लिखोगे जिन वर्णों को का उच्चारण क्या होता है? बोलना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की आवश्यकता होती है, स्वर की आवश्यकता होती है, ऐसे सभी अक्षर स्वर कहलाते हैं। ऐसे सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? व्यंजक कहलाते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आते हैं अब हेडिंग डालेंगे प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। स्वर भी कितने प्रकार के थे आपके? 3 प्रकार के ही थे। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्पर्श व्यंजक, एक होता है अंतः व्यंजक, और लास्ट होता है आपका उष्ण व्यंजन या उष्ण व्यंजक। ठीक है, आते हैं इनमें से हर एक को पढ़ेंगे हम। नंबर 1 हेडिंग डालें आप, क्या? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजक आते हैं। देखो, अगर आप पढ़ रहे हो वर्ण विचार और आपसे अगर एकनार नहीं आ रही है तो कृपया करके पहले आप एकनार पे कॉन्सोनेंट बनाएं, एकनार को याद करें ताकि आपको ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। करना, परिभाषा करना, पहचान करना अलग बात होता है, उन्हें क्रम से याद करना भी एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। अगर आपसे नहीं आ रहा है, देखो हमारे यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे बोले जाते हैं। एकनार आकाम, छोटी का इमली, बड़ी का एक, छुटाऊ को उल्लू, बड़ाऊ क्यों, री का ऋषि, एक टी, आई के ना, को ख्यो खली, ओ क्यों रथ, अंक अंगूर, आने खल्ली, कै कबूतर, कै खरगोश, कै गमला, कै घड़ी, आने खल्ली, कै चम्मच, कै छतरी, जय जहाज, जय झंडे, आने खल्ली, कै टमाटर, कै ठटेरा, डै डमरू, डै ढक्कन, आने खल्ली, तै तरबूज, तै थन, दै दुआ, दै धनुष, नै नल, पै पतंग, पै फल, बै बत्तख, बै भालू, मैं मच्छी, यह यदि, रै रस्सी, लै लट्टू, वै वक, सै संयम, पेट पटा से छोटा से, हैल करा, क्षत्रिय, तै त्रिशूल, अज्ञानी।
आपके वहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है कि कुछ स्कूलों में पढ़ा है, वहाँ पे ये बोला जाता है ए आ ई ऊ बड़ाऊ रीरी, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप इनको कॉन्सोनेंट बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा स्पर्शी व्यंजन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजक इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, लिखे इसके बारे में। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब आपको यहाँ पे अगर वे आते हैं कनार, तो यहाँ पे आपको आसानी पड़ेगी। 25 होती है, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। पहली क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतः व्यंजन, उष्ण व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्गों में बांटा जाता है, तो 5 वर्ग होते हैं। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट रहे। अब कौन कौन से वर्ग होते हैं? एक वर्ग होता है क वर्ग, दूसरा होता है क्या? च वर्ग, तीसरा क्या होगा आपका? ट वर्ग, और चौथा क्या होगा आपका? ट वर्ग, और ये होगा आपका व वर्ग, त वर्ग, सॉरी त वर्ग, और लास्ट होगा आपका क्या? व वर्ग। एक क्वेश्चन यहाँ से जी प वर्ग, प वर्ग, हाँ जी कुछ कह रहे थे? ख आएगा भी। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन के बारे में जानते चले, क्योंकि क्वेश्चन का आपको अपना जो कॉन्स्टेंट बनाना है, आपका जो फोकस होना चाहिए क्वेश्चन में होना चाहिए। क्या क्वेश्चन बनेगा? व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होते हैं। इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5 होते हैं। सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? स्पर्श व्यंजन कैसे शुरू होते हैं? क कबूतर से शुरू होते हैं। कहाँ पर खत्म होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो वे खत्म आपके मैं पे होते हैं, मैं मच्छी पर होते हैं, मैं मग पे होते हैं, आप कैसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे कितने होंगे भाई? 5 होते हैं। 5 वर्गों में बांटा गया। 1 2 3 4 5। अगर 5 है ना, आपको 25 लिखना है, तो ये भी कितने होंगे? 5 होंगे। 1 2 3 4 5। देखिए ध्यान से, अगर आपके एक अनार याद है, तो आप सीधा सीधा क्या कबूतर से शुरू होना है, मच्छी पे, मैं मच्छी पर जाकर रुकना है, सारे लिख देने हैं। कैसे? कै कबूतर, खे खरगोश, गे गमला, घे घड़ी, आने खल्ली। आने खल्ली कौन से वाला आने खल्ली आएगा, ये भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि इसका क्रम पे यहाँ पे कौन सा आएगा। अगला क्या आएगा? चे चम्मच, छः छतरी, जय जहाज, जय झंडे, और आने खल्ली। फिर से आने खल्ली आएगा, ये त्रिशूल वाला आने खल्ली आएगा। अपने याद करने का तरीका होता है, टे से शुरू करेंगे, क्या आएगा? टे टमाटर, ठे ठटेरा, डे डमरू, डे ढक्कन, और आने खल्ली। फिर से आने खल्ली आएगा, ये वाला आने खल्ली आने वाला है। इसके बाद तय तरबूज से शुरू करेंगे, और ध्यान रखिए 5 पे जाके रुकना है। तय तरबूज, तय तरबूज के बाद क्या आएगा? थे थन, दे दवात, धे धनुष, ने नल। फिर यहाँ से पे से शुरू करेंगे, पे पतंग, फे फल, बे बत्तख, में बे बत्तख, भे भालू, और मैं मच्छी। देखो यहाँ से अनगिनत क्वेश्चन गिनाता हूँ आपको क्या पूछे जाते हैं। एक तो सीधा सीधा इनका क्रम पूछा जाता है, एक बात। दूसरा सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाता है इन क्वेश्चनों में से, स्पर्श व्यंजन के क वर्ग में बताइए निम्न में से कौन सा है। आपको सीधा सीधा जाएगा गे, छे, टे, ढे। तो आपको यदि पता है गे आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, एक बात। दूसरा ये भी क्वेश्चन कई दफ़े पूछा गया है, क वर्ग, क वर्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है? कैसे? ये तो सिंपल है। क वर्ग का खत्म कहाँ होता है? समापन कहाँ होता है? अणे पर वो अणे कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आणे खल्ली बोला जाएगा, और ये आणे खल्ली पर ये डे डमरू बोला जाएगा। डे डमरू पर यदि आप ये बना देते हो तो वो आणे खल्ली बन जाता है। समझ आ रहा है? आगे यहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन आप जान चुके होंगे। टे वर्ग शुरू यहाँ से होता है, खत्म वहाँ पे होता है। सीधा सीधा ये और ये भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखें। वो कभी कभी ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं कि कै वर्ग के
कै वर्ग के आवर्त में ख के बाद क्या आता है, ग आता है। ये सिंपल लग रहा होगा। यहाँ पूछेगा थे थर्मस के बाद क्या आता है, दह धनुष आता है। आपको क्रम याद है तो कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसका एक फ़ायदा और सुनिए। कितने होते हैं, 25 होते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अभी देता हूँ। एक दिन आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कंठय होते हैं, तालु होते हैं, मूर्धा होते हैं, दंतय होते हैं, ओष्ठ होते हैं, दंतोष्ठ होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखो सीधा सीधा, आपको कितना मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं बात को। अगर मैं बात करता हूँ आवाज़ आती कहाँ से है, कंठ से आती है। बोला जाता है हिंदू धर्म में कि आपका उसका कंठ बहुत सुरीला है, उससे उसकी आवाज़ बहुत मधुर है। वीणा वाणी वरदे, आपने ये भी पढ़ा होगा। वीणा वाणी मतलब सरस्वती माँ हमें कंठ को सुरीला बनाए, ऐसा कुछ जो जानने में आता है। तो बात करता हूँ, आवाज़ सबसे पहले कहाँ से आती है, कंठ से। कंठ से आने के बाद मुंह के दो तरीके होते हैं। आपका ये रहा मुंह मान लिया, और ये मानी जीभ है आपकी। यहाँ पे कंठ है आपका, और ये रहे दांत आपके। दांत के बाद ये रहा होठ आपका, ये रहा ऊपरला होठ। आवाज़ सबसे पहले कहाँ से आएगी, कंठ से। जो जीभ के निचले वाला पोर्शन होता है, ये कंठ रहा आपका। जो जीभ का निचला पोर्शन होता है उसे तालु बोला जाता है, तालु। और जो जीभ के ऊपरला हिस्सा है ये, इसे क्या बोला जाता है, मूर्धा बोला जाता है, मूर्धा। दांत को सीधा सीधा दंतः बोला जाता है। होठ को ओष्ठ बोला जाता है, ओष्ठ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वो बाद में सिखाया जाएगा जब आपकी ध्वनि की अलग से क्वेश्चन बनेगा, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते वक्त दांत और होठ का दोनों का प्रयोग किया जाता है, दंतोष्ठ कहलाते हैं। मूर्धा तालु का प्रयोग किया जाता है, वो बात की बात है। यहाँ से वो क्वेश्चन हम कैसे निकाले वो जानते हैं। आपकी आवाज़ शुरू कहाँ से होगी, कंठ से, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंतः, फिर ओष्ठ आते हैं। ये जो क वर्ण का है, सीधा सीधा ये कंठ होता है। सारे के सारे वर्ड कंठ कहलाएंगे, सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, कंठ कहलाएंगे, कंठ। ठीक है, 5 के 5 आप कह सकते हो। ये आपके 5 क्वेश्चन आपके हाथों में हैं, क्योंकि इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए निम्न में से कौन सा कंठ से निकलने वाला शब्द है, सॉरी अक्षर है, सीधे। नेक्स्ट, कंठ के बाद किसका नंबर आएगा, तालु का। तो हम तालु की बात करेंगे, क्योंकि इस क्रम से याद रखोगे, भूलने की भी आवश्यकता नहीं है। तालु के बाद किसका नंबर आएगा, मूर्धा का। किसका नंबर आएगा, मूर्धा। जी नहीं जी, मूर्धा के बाद किसका आएगा, दंत है, दंत। और दंत के बाद किसका आएगा, ओष्ठ। ठीक है, देखो आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 25 है, मतलब 25 क्वेश्चन भी कह सकते हो आप, और 25 से ज़्यादा भी कह सकते हो। फिर से फोकस बनाए इन क्वेश्चनों पर। यहाँ से आपको बहुत, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसपे कंठ या ध्वनि की आवाज़ ना पूछी जाए। और भी ये जानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इन पे जो अभी फ़िलहाल मिला हुआ है उस पर ध्यान दें। आपसे पूछा जाएगा तो एक बार ध्यान रखते हैं, सुनो। बात करता हूँ, आप अगर ध्यान से बोले के गले पे हाथ लगा के बोले के, मतलब ये आवाज़ कहाँ से दिखाई दे रही है। जब आप कै बोल रहे हो तो ये कंठ में आपके कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, कंठ से निकलने वाले शब्द कहलाएंगे। कै, खे, गे, घे और अणे, ये क्या कहलाते हैं, कंठ से निकलने वाले शब्द कहलाते हैं, कंठ से निकलने वाले अक्षर कहलाते हैं। सॉरी, तालु का मतलब होगा चे। आप चे बोल के तो देखिए, चे बोल के देखिए वापिस, चे। आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है, हमारी जीभ मूर्धा पे टच हो रही है। मूर्धा का मतलब तालु, चे। 1 मिनट रुकोगे, देखते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा इसे ठीक करोगे। ये होते हैं, क्योंकि बोलने से अगर कोई शब्द आपका कन्फ्यूजन भी जा रहा है तो बोलने पर पता लग जाता है क्लियर क्या मिस्टेक हो रही है। आपने बोला चे बोलते वक्त जीभ आपकी नीचे टच हो रही है, न कि ऊपर। तो पहले शब्द क्या आता है आपका, टे। ये आपका शोर है, ये ठीक है भाई। देखो आप बोल के बताएं टे कैसे बोला जाता है, बोल के दिखाए, टे। जीभ कहाँ गई आपकी, ऊपर या नीचे, ऊपर जा रही है सर। ठे बोल के दिखाए, ठे। अब ठे में क्लियर हो जाएगी बात, ठे बोले ध्यान से, ठे। जीभ कहाँ गई, ऊपर गई, और जो ऊपर जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे मूर्धा कहते हैं। और जो नीचे रहती है उसे क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। अब वापस आए, अब बात करते हैं चे।
चे, छे, जय, झे, ओ झे और अणे, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? तालु ही कहलाएंगे। श्योर है ये बात। क्यों? क्योंकि ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन अगर कर रहे हैं तो नीचे आप देख सकते हो, ठे शब्द बोल के देखिए, टे शब्द बोल के देखिए, सारे के सारे किस पे जाते हैं? मूर्धा पर जाते हैं। दंत है, जैसे आप बात करें ते, ते, थे, थे, थे बोल के देखो, थे। दांत टच हो रहे हैं, यदि दांत जो है आपके टच हो रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं एक दूसरे से, दांत मिला हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? दंत है कहलाएगा। ओष्ठ, जैसे पे, ओठ मिले, फे, फिर होठ मिले, मतलब जहाँ पे होठ मिल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओष्ठ कहलाता है। ठीक है जी, चलो नोट करें। देखते हैं, अब देखते हैं। आपको बताया गया कि प्रकार व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजक 1, 2, 3 प्रकार के होते हैं, और एक व्यंजक स्पेशल में होता है जिसे संयुक्त लिखा जाता है, मतलब अक्षरों को जोड़कर लिखा जाता है, उसको भी लिखेंगे हम संयुक्त व्यंजक। संयुक्त व्यंजक। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, व्यंजक कितने भागों में तोड़े गए हैं? तो व्यंजक 4 भागों में तोड़े गए हैं, जिसमें से हम एक पढ़ चुके हैं स्पर्श व्यंजक को, सेकंड पढ़ने वाले हैं अंतस्थ अंतः व्यंजक को, उष्ण व्यंजन को, और फिर से पढ़ने वाले हैं संयुक्त व्यंजन को। ठीक है, चलो आपसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे देखते हैं। रख कर दिया जाए, अरे शोर उस बात से। नंबर 2 चलेगा आपका। दूसरा कौन सा चलेगा भाई? अंतः व्यंजक। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजक भी लिखा मिलता है, अंतः व्यंजक भी लिखा मिलता है, तो आप हर एक चीज़ को लेके चले, इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है आपको। अंतः व्यंजन लिखो, इसके बारे में। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बड़े आसान है ये। जो आपने छोड़ा था अभी अभी स्पर्श व्यंजन को, किस पे छोड़ा था? मैं पर। मैं के बाद क्या आता है? ये, रे, ले, वे। क्या आता है? ये, रे, ले, वे। वही आप यहाँ शब्द लिख सकते हो। क्या? ये, रे, ले और वे, ये क्या कहलाते हैं? ये शब्द क्या ये अक्षर क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजक कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आप चारों को याद कर सकते हो। उसकी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ले, बताइए ले अक्षर क्या है? अंतः व्यंजक है, उष्ण व्यंजक है, या संयुक्त व्यंजक है, या स्पर्श व्यंजक है? तो आपको सीधा सीधा ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं, उष्ण व्यंजन की बात करते हैं। उष्ण व्यंजक किस पे छोड़ा आपने? ये, रे, ले, वे पर छोड़ा ना। लेकिन उष्ण व्यंजन का देखो, अभी आपको ट्रिक देता हूँ इसकी याद करने की। उष्ण मतलब क्या होता है? उष्ण का अर्थ महसूस हो रहा है। उष्ण मतलब ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी। वे शब्द जिन्हें बोलने के लिए शे मतलब गर्मी महसूस होती हो, या वे शब्द जो उष्ण उत्पन्न करते हुए क्या कहलाते हैं? उष्ण व्यंजक कहलाते हैं। जैसे शे वाले जितने भी वर्ड होंगे वे सारे के सारे इसमें आने वाले हैं। लिखो, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी भी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से शे आने वाले हैं? ध्यान दें। एक तो बड़ा शे, एक छोटा शे, एक ये क्या आएगा? पेटपटा शे है, और एक क्या आएगा? एक आपका आएगा है, ये आता है। तीनों आ गए। फिर से एक क्या जोड़ा गया? है जोड़ा गया। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। और ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये भी शब्द मूर्धन्य कहलाते हैं। मूर्धन्य व्यंजक कहलाते हैं। कभी कभी मूर्धन्य व्यंजक के नाम से भी नोट किया जाता है। मूर्धन्य व्यंजक कौन से होते हैं? मूर्धन्य मतलब जिन्हें बोलते वक्त मूर्धा, मूर्धा का मतलब क्या होगा? जीभ से ऊपर लेसे में जीभ को टच किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? शय। ये क्या कहलाएंगे? आपके मूर्धन्य व्यंजक कहलाएंगे या उष्ण व्यंजक कहलाएंगे। लास्ट बचा आपका नंबर 4, संयुक्त। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन आता ही आता है। संयुक्त
50 नंबर की हिंदी आती है, 50 में से ये 10 नंबर लेता ही लेता है, 10 नंबर 8 नंबर। देखते हैं, लिखोगे इनकी संख्या भी 4 होती है, इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी होती है, ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं लिखने वाला हूँ। एक तो आपका शैशर्मिक, एक आपका तय त्रिशूल, एक आपका अज्ञज्ञानी, अक्षत्रिय है भाई ऊपर, नीचे लिखा जाएगा शैशर्मिक। देखो चारों तो आपको याद हो ही गई, मान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें से क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखो वापिस आपको सीधा सीधा दिया गया त्रिशूल, त्रय, बताइए क्या है संयुक्त, क्योंकि 4 ये ऑप्शन दे गया और चारों ये आपको दे दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जिससे आते हैं ये चारों, उसने रट रख रहा है, उसने समझ रखी है बात, ये चारों कहाँ पे आते हैं तो वो लगा पाएगा। अदरवाइज वही है कि टोरा लगाओगे अंतः पे चले गया, या टोरा आपका कभी कभी सही बैठ जाए, वो बात नहीं होती इस क्वेश्चन में, दम नहीं होता उस बात। एक तो यही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कोई एक रख देगा ठाके और बोलेगा बताइए ये दिया गया शब्द, ये अक्सर ये पूछा जाता है यार, बच्चा भटक जाता है इससे। ये पेट पटा से दिया और बोला बताइए क्या है, अंतस्थ व्यंजक है, उष्ण व्यंजक है या संयुक्त व्यंजक है, क्योंकि सीधा सीधा बच्चों को लगता है कि ये संयुक्त है और वो संयुक्त पे जाके लगा देता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यही तो क्या है, ये तो उष्ण व्यंजक है। उष्ण व्यंजक को याद करने का सबसे आसान तरीका है, जितने शय है वर्णमाला में, छोटा से, बड़ा से और आपका पेट पटा से, ये तीनों आएंगे और एक हैलकारा भी आएगा, है हल भी आएगा, चारों के चारों क्या कहलाएंगे, उष्ण व्यंजक कहलाएंगे। और अंतः व्यंजक तो बोलने में भी आसान होता है, ये रे लेवे, ये रे लेवे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजक होते हैं। बात रहती है इनकी, अब इन्हें आप और डिटेल में जाने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है देखिए। कितने वर्ड है भाई आपके, ये शब्द है जी, सॉरी अक्षर है आपके कितने, 4। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गया शेषर जो अक्षत्रिय का संधि विच्छेद क्या होगा, अक्षत्रिय को कैसे तोड़ा जाता है, या उल्टा भी पूछा जाता है। तो देखिए कैसे तोड़ोगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक शब्द आधा आना ही आना है, मतलब के साथ यदि पेट पटासे है आएगा तो क्या कहलाएगा, अक्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तरह की बात करूं तो तय आएगा और रे आएगा। कौन सा आधा आएगा, तरह आधा आएगा, तय आधा आएगा, सॉरी तय के साथ रे जुड़ेगा, तरह बोला भी तो ऐसे ही जाता है, तो सीधा सीधा पूछा जाता है तय आधा तय और प्लस रे, बताइए क्या बनेगा, अज्ञेय, शर्मिक या अक्षत्रिय या त्रिशूल। ठीक है, आगे ज्ञानी की बात कर लेते हैं, इसमें आएगा जय और तरह। ये सबसे हार्ड माना जाता है यार, ये लगभग रिपीट ही होता रहता है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा इसमें अक्सर गलत कर जाता है, उसे जय लगता ही नहीं कि ये जय इसमें आएगा। एक तो ये वैसे ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, संयुक्त को वैसे ही इम्पोर्टेंट माने क्योंकि तोड़ने में भी आता है, और इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही माने। शय शर्मिक में क्या आएगा, शय आएगा और रे आएगा। ध्यान रहे, रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। जो शुरू वाले अक्षर है, जो शुरू वाले शब्द है, वे सारे के सारे क्या है, आधे हैं, क्योंकि हलंत लगा दिया गया तो आधा हो चुका है, और जो बाद वाले हैं वे पूरे के पूरे मौजूद हैं। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर है? अरे यहाँ तक कोई डाउट है? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने सबसे पहले किसे पढ़ा, अंतस्थ व्यंजक। अंतस्थ व्यंजक कितने होते हैं सर? 25 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? आवर्त कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से अवर्ण होते, कौन कौन से आवर्त होते हैं? के वर्ग, फिर च वर्ग, के वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, और आपका देख लेते हैं के वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। ठीक है, शुरू कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। शुरू कहाँ से होता है, कैसे होता है, खत्म कहाँ होता है, में। और ये सीधे सीधे ऐसे पूछ लिया जाता है, बताइए च वर्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है, च से, और ख़त्म कहाँ होता है, उस अणे पर। क्योंकि वे बच्चे ये बोला जाता है अणे खल्ली, अरे उनका क्रम लगाओ, उन्हें क्रम से ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं अंतः व्यंजक कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ये रे ले वे। बात कर लेते हैं उष्ण व्यंजक। उष्ण व्यंजकों को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। उष्ण व्यंजकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अन्य नामों को आप ध्यान दें, बच्चे रट लेते हैं लेकिन अन्य नाम नहीं जान पाते। इन्हें संघर्षी भी कहा जाता है, संघर्षी व्यंजक भी कहा जाता है, इन्हें मूर्धन्य व्यंजक भी कहा जाता है।
और इन्हें ही उष्ण व्यंजक भी कहा जाता है। कितनी की संख्या कितनी है? 4, तीनों के तीनों सह रहे और एक है भी रहा। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजक की बात करता हूँ, कितनी है भाई? 4 है। कौन कौन से? संयुक्त मतलब जुड़ने वाले, आपको ये पहले याद करने हैं, इधर ये अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? सश्रमिक, तैत्रिशूल, अज्ञानी और आपका क्या रहेगा? अक्षत्रिय। ठीक है, ये सारे के सारे जुड़ के आते हैं, बच्चा यहाँ कन्फ्यूज रहता है, फिर से कह रहा हूँ। नेक्स्ट आपके व्यंजकों का आधा टॉपिक क्लियर हो चुका है, व्यंजक की और बात कर लेते हैं। रख कर दिया जाए। अब बात करते हैं अघोष सघोष क्या होता है, अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। क्योंकि अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके वर्णमाला याद नहीं है तो वर्णमाला याद करें, क्योंकि अघोष सघोष का भी सीधा सीधा संबंध वहाँ से ही जाने वाला है। अब फिर से लिखने वाले हैं हम उसे, उन 25 वर्ड को, उन 25 अक्षरों को कौन कौन से शुरू कहाँ से हुए थे। एक तो आपका क्या था भाई? क कबूतर, फिर ख खरगोश, फिर ग गमला, फिर घ घड़ी, फिर आने खल्ली रहा था, और आने खल्ली कौन सा था? डे डमरू वाला आने खल्ली था। यस, आगे फिर शुरू कहाँ से हुआ था? च चम्मच, छ छतरी, जय जहाज, झ झंडे, आने खल्ली कौन सा था? त्रिशूल वाला के प्रकार से था। च चम्मच खत्म हो चुका। अब च के बाद किसका आएगा? टे का आएगा। टे टमाटर, ठ ठटेरा, डे डमरू, ढे ढक्कन और आने खल्ली कौन सा आएगा? वही आएगा जो आने खल्ली आपने दिमाग में लगा रखा है, ये वाला, क्योंकि आने खल्ली मात्र 3 ही होते हैं। आगे इसके बाद क्या चलेगा? तय से शुरू होगा। तय तरबूज, थे थन, दे दुआत, ढे धनुष, ने नल। ध्यान नहीं, आपको 5 पे जाके रुकना है। फिर बाद में क्या आएगा? पे पतंग, फे फल, बे बकरी या बे बत्तख, भे भालू और मैं मच्छी। शुरू कैसे, खत्म मैं पे, और हर एक में 5 सीधे भी और लाइनें भी आते हैं जी। 25 वर्ण, हाँ ये आप कह सकते हो, क्योंकि स्वर भी वर्ण होते हैं और व्यंजक भी वर्ण होते हैं। वर्ण तो सारे हुए, लेकिन वर्णों में ये क्या है? वर्णों में ये व्यंजक है। क्रम लिख लेते हैं। पहला लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये और चौथी लाइन ये एंड 5वीं लाइन ये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। शुरू के दो कह रहा हूँ मैं आपसे, इसी तरीके से क्रम से याद रखोगे, क्योंकि इन्हें लिखना, इन्हें याद करना टफ होता है, इन्हें क्रम से याद करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला और दूसरा ये क्या कहलाते हैं? आप सीखना चाह रहे हो, टॉपिक डाल दे अघोष और सघोष। अघोष एंड सघोष। क्या होता है अघोष, क्या होता है सघोष, उसके बारे में जानने वाले हैं। शुरू के 2 की अगर बात करी जाए तो ये आपके कहलाते हैं अघोष। क्या कहलाते हैं? अघोष। तो देखो आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए, क्योंकि कै बोलेगा, थे बोलेगा, फे बोलेगा, छः बोलेगा, बताएगा कि अघोष है कि नहीं है। कोई ऑप्शन क्या बनेंगे बताइए? 6 क्या है? अघोष, सघोष या अल्प प्राण महाप्राण, इनसे पूछ सकता है। शुरू के 2 होते हैं अघोष, और बाद के तीनों की अगर मैं बात करूं, बाद के 3 क्या कहलाते हैं भाई? सघोष कहलाएंगे, क्योंकि ये अघोष है तो वे क्या होंगे? सघोष। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाद के बचे जो 3 पोर्शन हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? ये सघोष कहलाते हैं सर। ठीक हो गया यहाँ तक? आगे टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आपके 5 स्तंभ थे, 5 स्तंभ में से 2 शुरू के 2 स्तंभ क्या कहलाते हैं? अघोष, और बाद के 3 स्तंभ क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। अब टॉपिक दोबारा से बदले, अब बात करेंगे अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है। हेडिंग डाले अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें हैं, और आपके अल्प प्राण महाप्राण जल्दी से होने वाले हैं।
देखो अपना अपना याद करने का नज़रिया होता है, मैंने कैसे याद कर रखे मेरे तरीके सुनिए। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प मतलब कम छोटा या निचले स्तर का, महाप्राण ऊंचा स्तर या प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होगा, ये माने कि आपके पीएम है, मोदी है। अगर मोदी की बात करी जाए, क्या उनकी गाड़ी शुरू में रहती है या उनकी गाड़ी लास्ट में रहती है? नहीं, उनकी गाड़ी किसी गाड़ियों के बीच में रहती है ना। तो महाप्राण की अगर मैं बात करूँ तो बीच वाले जितने भी स्तंभ है ये आपके क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। कोई डाउट? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। पहला बताइए महाप्राण कौन सा होता है, तो दूसरा और चौथा स्तंभ होता है। ये भी आप साथ साथ लिखते रहें। इसमें क्या होता है, इसमें पहला दूसरा होता है, इसमें क्या होता है, तीसरा चौथा और पांचवा होता है। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर से अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये महाप्राण है तो अल्प प्राण कौन होगा? जो बचे आपके ये क्या कहलाएंगे, पहला तीसरा और पांचवा, ये क्या कहलाएंगे आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। अदले पे अल्प प्राण, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, इससे ही आपको लगभग 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बताइए मैं क्या है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। अब पता हो आपको वे स्तंभ कौन कौन से हैं तो आप कर जाओगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? आते हैं। सॉरी। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष ये खत्म अभी नहीं हुए, अभी ये शुरू हुए हैं। इनसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। अब इनकी संख्याओं की बात करता है। क्या बात करता है? वो पूछता है बताइए अघोष की कुल संख्या कितनी होती है। उसने पूछा अघोष की संख्या कितनी होती है, केवल इतना पूछा, आप कर जाओगे 1 2 3 4 5 दूनी 10 होती है। लेकिन कुल संख्या कितनी होती है तो वहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, वहाँ पे आपको कुछ और बताना होगा, ध्यान दे। दोबारा से एक टॉपिक डाले, संख्या, अघोष संख्या पर आधारित, हेडिंग डाल दे संख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित। क्वेश्चन यहाँ से भी देखा जाता है। संख्या पर आधारित अभी हम करने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अघोष। क्या टॉपिक डालते रहे, एक तो अघोष, एक क्या है सघोष, दूसरा क्या है जी अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण देखोगे, एक तो आवर्त पे आधारित क्वेश्चन आता है तो वो आप सीख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार लिख ले। अघोष में कौन कौन से आवर्त होते हैं, कौन कौन से स्तंभ होते हैं, जरा बताइए। अघोष के कौन कौन से स्तंभ थे जी? पहला और दूसरा था जी। सघोष के कितने थे? बाद वाले तीनों थे, तीसरा चौथा पांचवा। अल्प प्राण, अल्प प्राण से पहले क्या बता दो? महाप्राण बता दो। बीच वाले 2 महाप्राण होते हैं, दूसरा और चौथा। फिर अल्प प्राण में बच गए क्या, क्योंकि हमारे पास में 5 है जी। पहला दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा चौथा लिखा हुआ है, पांचवा फिर से लिखे। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक हुआ। अब संख्या पे आते हैं वापस, रफ करो इनको भाई। लिखोगे अघोष की संख्या, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका ये। सघोष की संख्या, अल्प प्राण की संख्या और महाप्राण की संख्या। देखते हैं जो आपसे आता है, जितना आपने सीखा कम से कम उतना जरूर लिखें। अघोष की संख्या देख के बताए, 5 और 5 10 होती है, ठीक है। सघोष की संख्या 5 5 5 कितनी हो गई? 15। अल्प प्राण की संख्या 5 5 और 5 कितनी हो गई? 15 हो चुकी है। और महाप्राण की 10 हो चुकी है। ये तो आपने कर जाओगे, लेकिन इनके साथ में कुछ और भी लगा होता है। क्या लगा होता है देखिए ज़रा।
अघोष की बात करूँ अगर मैं, अघोष के साथ 4 और होते हैं, वे 4 कौन से होते हैं? वे 4 भैया उष्ण व्यंजन होते हैं। और उष्ण व्यंजन आप पढ़ चुके हो, आप ये नहीं कह सकते हमें उष्ण व्यंजन का पता नहीं है। तो सीधे सीधे आपसे पूछा जाए कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या होती है जी 14। उष्ण कौन से होंगे भाई? कुल संख्या, अघोष की कुल संख्या कितनी होती है? 10 तो वे रहे और 4 ये भी जुड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। वे 4 कौन कौन से है? उष्ण कौन से थे भाई? से, बड़ा से, पेटपटा से और हेलकर। सघोष की बात कर लेते हैं। सघोष कौन से? सघोष के साथ जुड़ेंगे जी 4 शब्द और जुड़ेंगे। कौन से 4 जुड़ेंगे? अंतस्थ जुड़ेंगे, अंतः जुड़ेंगे। तो अक्षरों की संख्या कुल कितनी होती है? 15 4 कितनी हो गई भाई? 19। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं वो भी लिखे। कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे होते हैं। ये, रे, ले और वे, ये 4 भी आते हैं किसमें? सघोष में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट महाप्राण की बात कर लेता हूँ वापिस। इन पे पहले डिटेल करें क्योंकि यही तो क्वेश्चन नीचे बनने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चनों को संबंध बना के याद करोगे, दिक्कत नहीं बनेगी आपको। अघोष, सघोष, अघोष में आता है उष्ण, सघोष में आता है अंतः। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सघोष अपोजिट रहेगा उष्ण का। क्यों? उष्ण में से आता है, से के साथ नहीं जाएगा, अपोजिट जाएगा जी। हाँ, सहायक रहते हैं, कुल संख्या में जाते हैं, ठीक है। आते अल्पप्राण की बात करूँ, अल्पप्राण में भी 4 जुड़ेंगे, महाप्राण में भी 4 जुड़ेंगे। कौन से जुड़ेंगे ये याद करें। अल्पप्राण में जुड़ते हैं कौन से? अंतः जुड़ते हैं। और अंतः आप जानते होंगे कौन से हैं? ये रहे, ये रहे, वे रहे। कुल संख्या कितनी होती है? 19 होती है। महाप्राण में क्या जुड़ते हैं? उष्ण जुड़ते हैं, उष्ण जुड़ते हैं। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 14। कोई डाउट यहाँ तक? कैसे याद करोगे? देखो, अपने अपने याद करने का नज़रिया होता है। आपको क्या करना है? अघोष जैसा ही है महाप्राण। अघोष में जुड़ा उष्ण व्यंजन और महाप्राण में जुड़ा उष्ण व्यंजन। क्योंकि ध्यान रहे, यहाँ से कन्फ्यूजन बड़ा रहता है। आपको पता तो लग जाएगा जी 4 जुड़ते हैं, अब वे अघोष जुड़ते हैं या सघोष जुड़ते हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सघोष के साथ जाएगा अल्पप्राण, एक तरीका ये। सेकंड तरीका आप सीधा सीधा याद कर लीजिए। अघोष, अघोष जो है ए से शुरू हुआ तो उष्ण पे जाएगा, सघोष से शुरू हुआ तो अंतः पे जाएगा, ए पे जाएगा। ये अपोजिट होते हैं, ये सेम होते हैं। एक ऐसे ऐसे के जो के तो होते हैं। क्या? ए है तो ए पे जाएगा, अंतः पे जाएगा। महाप्राण बड़ा है, बड़ा शब्द तो से बनता है, शे और पेटपटा से और आपका हेलकर। ठीक हुआ? याद करने का तरीका आपका है, जैसे भी आप करो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये कंप्लीट हुआ आपका यहाँ तक। आज आपने टॉपिक पे क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा व्यंजक कितने होते हैं? व्यंजक होते हैं सर 4 प्रकार के। कौन कौन से? अंतः व्यंजक, फिर सबसे शुरू में क्या पढ़ा आपने? स्पर्श व्यंजन। सही बात है, आपने कितना पढ़ा? सबसे पहला पढ़ा स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25 होते हैं। उन्हें क्रम से लगाना, क्योंकि उन्हें क्रम से लगा दोगे तो ये क्वेश्चन कर जाओगे और ये नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होगा। 25 होते हैं। शुरू कैसे होता है? कै वर्ण होता है। कै वर्ण क्या कहलाता है? कंठः कहलाता है। फिर चय वर्ण होता है। चय वर्ण क्या कहलाता है? मूर्धा। ध्यान रहे, मूर्धा नीचे जाएगा। आगे तय वर्ण क्या कहलाता है? तालु, क्योंकि ऊपर जाएगा। और तय तरबूज, तय वर्ण क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है दंतः, दांत से बोलने वाले वर्ड, दांत से बोलने वाले अक्षर। पे वर्ण क्या होता है? पे वर्ण होता है जी ओष्ठ होता है, होठ से बोलने वाले शब्द। ये आपका कंप्लीट हुआ क्या? स्पर्शी व्यंजक। फिर उसके बाद आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा अंतः व्यंजक। अंतः व्यंजक की संख्या कितनी होती है? मात्र 4 होती है, ये रे ले वे। फिर उसके बाद आपने पढ़ा क्या? उष्ण व्यंजक। उष्ण व्यंजक को किस किस नाम से जाना जाता है बताइए? नंबर 1 संघर्षी व्यंजक कहा जाता है, नंबर 2 उष्ण व्यंजक कहा जाता है, नंबर 3 मूर्धन्य व्यंजक कहलाते हैं। संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? तीनों तो से आ गए और एक है भी आ गया। नेक्स्ट आपने पढ़ा संयुक्त व्यंजक। संयुक्त व्यंजक की संख्या भी क्या होती है? 4। कौन कौन से? शैशर्मिक, तैत्रिशूल, अज्ञानी और अक्षत्रिय। ये कैसे जोड़े जाते हैं? यहाँ से बहुत बहुत पक्का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इसके बाद आपने पढ़ा अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण पे बात करता हूँ। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं भाई?
शुरू के 2 अल्प प्राण होते हैं जी और बाद के 3 महाप्राण होते हैं। फिर आपने पढ़ा क्या, फिर आपने पढ़ा सघोष अघोष। सघोष अघोष क्या होते हैं, एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं, ये कन्फ्यूजन होगा वापिस। अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण में आपने ये जाना था, महाप्राण मतलब महान व्यक्ति बीच में रहता है, दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है, दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाते हैं। और बचे कौन से, पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाते हैं। बात सघोष अघोष की करते हैं, तो सघोष अघोष में, अघोष में क्या होंगे, शुरू के 2 और सघोष में क्या आएंगे, बाद के 3। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ से तो आप निकाल जाओगे, लेकिन यहाँ के बाद यहाँ पे बात करें, अघोष की बात करूँ, अघोष कितने होते हैं जी, 10, लेकिन उनके साथ कौन जुड़ेगा, 4 उष्ण जुड़ेंगे। सघोष बचे 3, 5, 5, 5 कितने हो गए, 15, क्या जुड़ेगा, 4 और जुड़ेगा, अंतरिक्ष कहलाएंगे, 19 हो जाएंगे, यह रह लेवे जुड़ेंगे। फिर उसके बाद करें अल्प प्राण, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। 3 है स्तंभ, 5 या 15 और 4 इनके साथ में जाएंगे अंतरिक्ष, टोटल कितने हो जाएंगे, 19। अल्प महाप्राण की बात कर लेते हैं, बीच के 2, दूसरा और चौथा क्या कहलाता है, महाप्राण। 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। लेकिन महाप्राण के साथ कौन जुड़ेगा, उष्ण व्यंजक जुड़ेगा। उष्ण व्यंजक कौन कौन से होते हैं भाई, शय, बड़ा शय, पेटपटा शय और हेलकर। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 14। तो ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है और आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी लाभकारी रहेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।